हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 48 में डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में शुरू कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ आपके पास factors affecting the stability of complex compound। यहाँ देखिए लिखा, it is not possible to conclude that a particular ligand or particular metal forms complexes of high or low stability. No single factor is expected to account the relative stabilities of coordination compounds. They are affected by many physical and chemical factors. The charge, size and outer electronic configuration of the central metal ion affect the stability of complex। देखिए, कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है उनमें किसी एक सिंगल फैक्टर से हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि ये फैक्टर देखने के बाद आप ये कह दो कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या कम स्टेबल है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। लिगेंड के नेचर से भी हम लोग कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देखते हैं, साथ में कॉन्फ़िगरेशन भी उनके मैटर करते हैं, साइज मैटर करते हैं, मेटल के ऊपर चार्ज मैटर करते हैं, और चिलेशन यानी कि चिलेटिंग इफेक्ट का भी फर्क पड़ता है। तो इन सब केस को हम लोग यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जिससे हम लोग ये जान पाए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देख करके हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बता पाए। तो हम लोग उसी की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन लिखा। चार्ज, तो यहां देखिए क्या है कि व्हेन अ मेटल आयन फॉर्म्स complexes with the same ligand in more than one oxidation state, the complexes of the higher oxidation state, यहां पर लिखा हुआ है higher oxidation state are more stable than those of lower oxidation state। सिंपल बात यहां पर है, यहां समझिएगा कि कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल को सेम लिया गया और लिगेंड भी सेम है। यहाँ पर फिलहाल कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, क्योंकि ज्योमेट्री से भी कॉम्प्लेक्स पे स्टेबिलिटी मैटर करती है, जो हम लोग ने पहले देखा था CFT के टाइम में। तो खैर, मेटल यहाँ पर है, मेटल के ऊपर चार्ज +2 और +3 लिखा हुआ है। लिगेंड आपके पास सेम रखा जाएगा और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर भी उनके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग का ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल मेटल, यानी कॉम्प्लेक्स के जो सेंट्रल मेटल होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। पहला फैक्टर हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन इंक्रीज, तो यहाँ पर चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो यहाँ पर चार्ज के बारे में बात होता है। एक एग्जांपल देखिएगा, FeH2 2 पॉजिटिव, FeH2 3 पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है कि आपको लिगेंड जो है H2O है, दोनों में सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। यहाँ पर चार्ज +2 है, यानी कि चार्ज इसका मान लो ये इसका है और ये चार्ज इसका है 3 पॉजिटिव। ये हो गया ऐसा। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि चार्ज अगर मेटल के ऊपर यानी सेंट्रल मेटल के ऊपर अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स यानी FeH2 3 पॉजिटिव इट इज मोर स्टेबल देन FeH2 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट में COH2 2 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर भी अमोनिया न्यूट्रल है तो ये चार्ज इनका होगा, और यहाँ पर भी अमोनिया न्यूट्रल है तो यहाँ पर भी चार्ज कोबाल्ट +3। अब आपको यहाँ फिर से बता दें, यहाँ पर भी देखिए दोनों लिगेंड सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी फिलहाल सेम है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इस मेटल के ऊपर +3, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल आयन का बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये पहला फैक्टर। अब सवाल यहाँ पर है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। एक बात समझिएगा,
ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है। न्यूक्लियस की पावर बढ़ने का मतलब यह है कि वो लिगेंड को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा। जैसे अगर कोई मेटल है, ये चलो यहाँ मेटल हमने ले लिया, सेम मेटल यहाँ पर ले लिया +2 चार्ज और इस जगह पर है +3 चार्ज। तो +2 +3 चार्ज में वो लीगेंड को, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज किसी मेटल के ऊपर बढ़ता है तो उसकी क्या है कि न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है। आप सिंपल वे में उसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बोल सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल मेटल का बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब वो खींचेगा तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर अगर कोई लीगेंड है तो मान लेते हैं कि लीगेंड को जब वो खींच रहा होगा तो इसने लीगेंड को ज्यादा खींचा है, और यहाँ पर लीगेंड के बीच में, तो ये है देखिए लीगेंड और मेटल के बीच में, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि मेटल की साइज छोटी, मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं चार्ज कम होने की वजह से उसकी अट्रैक्शन लिगेंड के ऊपर से थोड़ी सी ढीली है, थोड़ी सी कमजोर है। इस वजह से +2 और +3 में कंपेयर करें तो यहाँ पर +3 की जो स्टेबिलिटी है वो +2 के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगी। +3 की स्टेबिलिटी +2 के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी, क्योंकि +3 की न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है तो वो लिगेंड को अपने तरफ मजबूती से खींच लेगा। इस वजह से वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस बेस पर हम लोग को यह बताया जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी जो है कॉम्प्लेक्स की बढ़ेगी। आप इसी से मिलता जुलता इफेक्ट है साइज। अब देखिए हम इसी एग्जांपल को फिर से यहाँ पर रिपीट किया है। देख सकते हैं साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन की जब साइज बढ़ेगी तो उसको लेकर के क्या होगा वो देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन द साइज ऑफ, यहाँ पर देखिए साइज को छोटा बताया गया, डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। अब साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब देखिए Fe2H6 3 पॉजिटिव और Fe2H6 3, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, लिगेंड सेम है, और ये चार्ज फिर से देखिए +3 और यहाँ पर +2। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा ही है कि +2 जो होगा वो +3 के रेस्पेक्ट में कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, कम स्टेबल होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर साइज देखिए, साइज Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में इसकी साइज बड़ी है। जब बड़ा साइज होगा तो न्यूक्लियस का पावर कमजोर हो जाएगा, और जब न्यूक्लियस का पावर कमजोर होगा तो वो लिगेंड को अपनी तरफ कम खींच पाएगा। तो आपको ये मालूम है ना, पॉजिटिव चार्ज अगर मेटल सेम है तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना ज्यादा साइज छोटा होगा। छोटा साइज मतलब पावरफुल न्यूक्लियस। तो आप यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग भी उसको बोल सकते हैं कि जैसे किसी दो केमिकल को कंपेयर करना हो तो कंपेयर करने के केस में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा साइज छोटा होगा। जब छोटा साइज होगा तो न्यूक्लियस उतना पावरफुल हो जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव में 2 पॉजिटिव की साइज बड़ी है। तो ये जब लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेगा, लिगेंड को अपनी तरफ खींचेगा, तो इनके रेस्पेक्ट में इनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे Fe2 पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में। तो आपको दूसरा साइज का फैक्टर दिखाया कि साइज के बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होती है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, वैसे तो ये S ब्लॉक के केमिकल है लेकिन फिर भी इनकी कॉम्प्लेक्स बनेगी तो किसकी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये नीचे की तरफ जब पहुंचेंगे तो साइज जो है कि बढ़ेगी, क्योंकि शेल बढ़ता, शेल बढ़ने पर साइज बढ़ जाएगी। अब जब साइज जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा उनके न्यूक्लियस की पावर थोड़ी कमजोर होगी। तो उस वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है उनका ऑर्डर ऊपर की तरफ दिखाया गया, यानी कि इनके बीच में अगर कंपैरिजन होगा तो लिथियम की कॉम्प्लेक्स सीजियम के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो साइज का फैक्टर भी हम लोग ने देखा कि साइज अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होगा। एक एग्जांपल अगर हम आपको दिखा दें, जैसे ले लिया मैंने मैग्नीज L6 ले लिया, लिगेंड यहां पर सेम ले लिया, +2 चार्ज ले लिया, चलो
और यहां ले लिया COL6+2, मैग्नीज +2 और कोबाल्ट +2, Z यानी कि एटॉमिक नंबर इसका 25 है और इसका 27। अब जैसे आपको मालूम है कि अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन साइज अगर देखना हो तो ये सेम पीरियड के केमिकल हैं, और अगर आपके पास सेम पीरियड के केमिकल है, चार्ज कांस्टेंट है, तो Z के बढ़ने से साइज जो होगा वो छोटा होगा। तो कोबाल्ट पॉजिटिव और मैग्नीज 2 पॉजिटिव में Z इसका ज्यादा है तो इसका साइज छोटा होगा। तो अगर हम आपको यहाँ पर साइज की बात करें तो साइज जो होगा Mn2 पॉजिटिव की साइज CO2 पॉजिटिव से बड़ी होगी। तो अब आपको यहाँ पर मालूम हो गया कि अगर इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करें तो मैग्नीज और कोबाल्ट में कोबाल्ट की साइज छोटी है मैग्नीज के रेस्पेक्ट में, इस वजह से कोबाल्ट के जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो मैग्नीज के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल बनेंगे। तो यहाँ पर साइज का फैक्टर हम लोग लगा रहे थे, यहाँ पर भी आप देख रहे थे कि साइज के फैक्टर में लीगेंड को कोऑर्डिनेशन नंबर को कांस्टेंट लगा करके हम लोगों ने ये देखा कि साइज जितनी छोटी होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये आपके पास स्टेबिलिटी का दूसरा फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, बेसिसिटी ऑफ द लीगेंड। देखिए लीगेंड की बेसिसिटी मतलब डोनेशन एबिलिटी। अब यहाँ पर लीगेंड को हम लोग यहाँ कंपेयर कर रहे हैं बेसिक नेचर को लेकर के, यानी कि डोनेशन एबिलिटी को लेकर के। तो सबसे पहले देखिए जनरली यहाँ पर आपके पास एक काम ये है कि इस वाले फॉर्म में बेसिसिटी को, चलो ठीक है, तो ग्रेटर द बेसिसिटी ऑफ द लीगेंड greater will be the tendency to donate electron pair. This means that the more basic ligands form will more stable complex. देखिए डोनेशन एबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है, इस बार लीगेंड के डोनेशन पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा डोनेशन एबिलिटी होगा और अगर वहां पर दूसरी तरफ जो मेटल है वो सेम है, तो जिसकी डोनेशन एबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो वो मेटल को आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करके उनके साथ एक मजबूत बॉन्ड बना लेगा। तो उस केस में हम लोग इस बार लीगेंड के डोनेशन एबिलिटी से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। ऑल्दो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर और साथ में मेटल के ऊपर चार्ज फिलहाल यहाँ पर कांस्टेंट लेकर के लीगेंड के नेचर से हम लोग कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बेसिसिटी में यहाँ मिथाइल अमाइन है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है। जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना यानी +I बढ़ने के हिसाब से बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो +I के हिसाब से बेसिक नेचर हमने बढ़ा दिया। अब ये जब किसी मेटल आयन के साथ जुड़ेगा तो उसमें डोनेशन एबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम और इसकी और कम। तो देखिए यहाँ पर मेटल सिल्वर आयन लिया गया है, सिल्वर के साथ यहाँ पर डोनेशन प्रोपाइल अमाइन का ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका और कम होगा। तो बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो ज्यादा बेसिक होगा वो ज्यादा अच्छा डोनेशन शो करेगा, यानी कि बेसिक नेचर के बढ़ने से भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट में उसी को कंटिन्यू किया गया बेसिक नेचर को ही लेकर के नेचर ऑफ लीगेंड में। लीगेंड के नेचर में यही बेसिक नेचर यानी डोनेशन एबिलिटी को यहाँ पर समझाया गया। तो यहाँ पर लिखा गया जनरली स्ट्रॉन्ग लीगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन वीक लीगेंड। देखिए ये कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग लीगेंड का जो कॉम्प्लेक्स होगा वीक लीगेंड के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होगा। उसकी वजह आपको यहाँ पर दो बताते हैं। सबसे पहले क्या है कि डोनेशन एबिलिटी ही है। जैसे अगर मान लिया कि आपके पास साइनाइड की डोनेशन एबिलिटी हैलाइड आयन से कम होगी, तो साइनाइड जो होगा वो हैलाइड के रेस्पेक्ट में ज्यादा अच्छा डोनेशन देगा, यानी कि ज्यादा अच्छे से मेटल के साथ बॉन्डेशन कर लेगा, तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर हमने अमोनिया के साथ भी कंपेयर किया तो वहां नाइट्रोजन का डोनेशन, और हैलाइड के साथ कंपेयर किया तो नाइट्रोजन के डोनेशन हैलाइड के डोनेशन से अच्छी होगी, तो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए जनरल स्टेटमेंट वहां पर दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग लीगेंड से बने हुए कॉम्प्लेक्स वीक लीगेंड के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होंगे। यानी स्ट्रॉन्ग लीगेंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड वीक लीगेंड के रेस्पेक्ट में जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग
या स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिएगा ये बना दिया +3, ये भी +3, तो इन दोनों में ये स्ट्रांग है, ये वीक है। अगर हम इसी को एक और एग्जांपल से समझाएं, FeNH3 6 3 पॉजिटिव, और इसी लिगेंड को यानी इसी कॉम्प्लेक्स को फिर से कंपेयर करें, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, तो देखिए इनके रेस्पेक्ट में ये स्ट्रांग है। और जैसा मैंने भी कहा भी है कि स्ट्रांग का मतलब यहाँ पर डोनेशन एबिलिटी से भी दिखा सकते हैं, जो पिछले एग्जाम्पल में हम लोग ने बेसिक नेचर से समझाया था। तो डोनेशन एबिलिटी स्ट्रांग लिगेंड की वीक लिगेंड के रेस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छी होगी। इस वजह से स्ट्रांग वाले कॉम्प्लेक्स जनरली वीक वाले यानी वीक फील्ड लिगेंड से ज़्यादा अच्छा यानी ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चिलेटिंग एबिलिटी, यानी कि चिलेटिंग मतलब रिंग फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है बाइडेंटेट से लेकर के हेक्साडेंटेट यानी पॉलीडेंटेट लिगेंड और मोनोडेंटेट जिसमें चिलेशन या रिंग नहीं बनता। हम लोग ने इस पर थोड़ी पहले बात भी कर चुके हैं, उसी को आज हम लोग इसमें अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू मोनोडेंटेट एंड ग्रेटर इज द चिलेशन मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहले भी आपको बता चुके हैं कि नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में कम स्टेबल होता है, यानी कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि CrNH3 6 है, यहाँ पर इट इज मोनोडेंटेट और ये है बाइडेंटेट। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक बिना चिलेशन वाला और ये चिलेशन वाला है, तो रिंग वाला बिना रिंग वाले के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होता है। अब उसी को समझिए कि ऐसा होता क्यों है। इस एग्जांपल में यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिखा गया निकल का NiH2O NiH2O6 2 पॉजिटिव, और इस H2O को En से रिप्लेस किया गया। H2O हटाया क्योंकि आपको मालूम है H2O मोनोडेंटेट है और En बाइडेंटेट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन करने का तरीका है कि 6 H2O और 3 En को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, क्योंकि En बाइडेंटेट है तो 2 यानी कि एक En 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट का 2 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, यानी एक En के पास 2 डोनर साइट है तो 3 के पास 6 डोनर साइट होगा, यानी कि 6 आपको यहाँ पर हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर 6 है। तो ये देखिए H2O को हटा करके यहाँ पर En लिया गया। अब H2O को हटा करके यहाँ पर En हमने लिए और यहाँ पर आपके पास H2O आ गया। अब इस केस में देखिए H2O को बाइडेंटेट से रिप्लेस कर लिया गया है, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग से कहा गया, या हम लोग ने भी थोड़ी देर कहा कि अगर हम आपको इन दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में पूछें तो कौन ज्यादा स्टेबल है, NiH2O6 और NiEn। अगर हम आपसे पूछे कि NiEn होल थ्राइस +2 क्योंकि N न्यूट्रल है, और NiH2O6 +2, तो स्टेबिलिटी अगर हम पूछे तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप बोलोगे चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स नॉन चिलेटिंग से ज्यादा स्टेबल होगा। यहां तक बात सही है। होता क्यों है देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर 1 मान ले तो 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है रिएक्टेंट साइड में आप 4 देख रहे हैं। जब ये बाइडेंटेट से रिप्लेस होगा तो 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लो और यहाँ 6, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 7 हो गया। अब पार्टिकल्स बढ़ जाता है जब कोई भी मोनोडेंटेट को बाइडेंटेट या कोई चिलेटिंग लिगेंड से कंपेयर करोगे या रिप्लेस करोगे, तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बढ़ने से एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी, जो डेल्टा जी की वैल्यू को ज्यादा निगेटिव बना देता है, जो स्टेबिलिटी के लिए सफिशिएंट मानता है। हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, अगर आपको ध्यान होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा एच को हम लोग यहाँ पर निगेटिव ले लिया है,
और यहाँ आपको डेल्टा एस की वैल्यू जो आप यहाँ पर चेंज निकालोगे 7 - 4, तो डेल्टा एस जो होगा 7 - 4 यानी कि +3। तो चेंज इन इंट्रोपी यहाँ पर आ जाएगा +3 यानी कि पॉजिटिव। जितनी ज़्यादा वैल्यू ये पॉजिटिव होगी उतनी ज़्यादा वैल्यू डेल्टा जी की निगेटिव हो जाएगी, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव होती है किसी प्रोसेस में तो उसकी स्पॉन्टेनिटी बढ़ती है। तो फिलहाल डेल्टा जी की वैल्यू इंट्रोपी के बढ़ने से पॉजिटिव निगेटिव आ रही है, इस वजह से रिएक्शन जो है फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, यानी कि मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स NiEN होल थ्राइस 2 पॉजिटिव फिलहाल बन जाएगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि चिलेशन की वजह से वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में जब रिप्लेस करते हैं तो बढ़ जाता है। तो इस वजह से हम लोग नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स को चिलेशन के रेस्पेक्ट में, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में कम स्टेबल बता रहे। अब देखिए, अब चिलेशन में रिंग की तो बात हो गई कि रिंग वाले जो होते हैं बिना रिंग वाले के रेस्पेक्ट में कम, रिंग वाले जो होते हैं बिना रिंग वाले के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये तो हो गया एक रिंग वाला और एक बिना रिंग वाला, तो रिंग वाले को ज्यादा स्टेबल बोल दिया। अब यहाँ पर रिंग में ही है, मतलब अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स में दोनों में रिंग है तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे देखा जाए, तो वही हम लोग देखें चिलेट जो है रिंग साइज। तो पहला हम रिंग साइज देखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट में रिंग के नंबर, यानी कितने उस कॉम्प्लेक्स में रिंग हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसको लेकर के आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास है कि जनरली रिंग कंटेनिंग लेस देन 5 मेंबर्स और मोर देन 6 मेंबर विल बी लेस स्टेबल। रिंग की साइज का जहां तक सवाल है, ये पहले भी हम लोग आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोई भी रिंग फॉर्मेशन होता है तो हम लोग को दिखाया गया था 5 से नीचे या 4 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड रिंग को हम लोग 5 के रेस्पेक्ट में कमजोर बता रहे थे, यानी कि अनस्टेबल बता रहे थे। उसी तरीके से दूसरे केस में 6 से ऊपर वाला जो है वो भी अनस्टेबल होगा, क्योंकि हम लोग ने जितने भी लीगेंड जब पढ़े हैं तो उस लीगेंड में 5 और 6 मेंबर्ड रिंग को ही स्टेबल बताया है, यानी कि नॉर्मल वेव से 5 और 6 मेंबर्ड रिंग वाले कॉम्प्लेक्स ही नेचर में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली बाकी से ज्यादा स्टेबल होते। इसलिए लिखा है कि जनरली रिंग कंटेनिंग लेस देन 5 मेंबर्स यानी कि 5 से कम और मोर देन 6 मेंबर विल बी लेस स्टेबल, यानी कि बात आपसे ये कही जा रही है कि 5 से कम और 6 से ज्यादा वाले स्टेबल कम होते हैं। तो उसी को एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। CH2 होल N यहाँ पर एक कंपाउंड है जो NN से जुड़ा हुआ है, कैल्शियम आयन। N की वैल्यू इफ N इज इक्वल टू 2, N की वैल्यू अगर हमने कहा इफ N इज इक्वल टू 2, अगर यहाँ पे ये N की वैल्यू 2 रख दिया गया, N की वैल्यू 2 रखोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा CH2 N और ये हो गया कैल्शियम आयन। ये देखो एक इधर से डोनेशन, एक इधर से, कितना हो गया 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया। तो 5 मेंबर रिंग स्टेबल होगा। अगर आप N की वैल्यू 3 दे दोगे तो क्या होगा 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। N की वैल्यू 4 दे दोगे तो 7 मेंबर रिंग, और N की वैल्यू 5 दोगे तो 8 मेंबर रिंग बन जाएगा। अब सवाल यहां पर यह है कि इस केस में कि N की वैल्यू से स्टेबिलिटी का यहां पर वैल्यू दिखाया गया। देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, जो कि सबसे मेन फैक्टर है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगा तो स्टेबल होगा। देखो जब N की वैल्यू 2 रख रहे हैं, 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है।
और देखिए फिर से n की वैल्यू आप बढ़ाते हैं, 6 मेंबर रिंग बनता है, तो यहाँ पर देखिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम हो गई, यानी कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो कम स्टेबल होगा। n की वैल्यू 4 है तो रिंग की साइज थोड़ी बढ़ी है, यहाँ पर और कम, और यहाँ पर इस जगह पर 4.6, मतलब यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे थे कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर धीरे धीरे नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग जो है बढ़ता जा रहा है, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इस हिसाब से 5 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी 6, 7, 8 के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। एक बात और आपको कॉमन वे में बता दें कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे थे तो आपने देखा होगा EN होगा डाई एन, ट्राई एन, या बाकी भी DMG वगैरह में अगर आपने देखा होगा कि सारे जगह पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहे थे बाइडेंटेड लेकर के या ट्राइडेंटेड भी जो भी, तो वहां पर 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा बन रहे थे। तो 5 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी वही दिखा रहे हैं कि ज्यादा होता है। अब 5 और 6 का एक और आपको केस बता दें कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स में सैचुरेटेड फॉर्म है, तो सैचुरेटेड है यानी कि रिंग में किसी तरीके का डबल बॉन्ड नहीं है, तो उस केस में 5 मेंबर्ड रिंग जो है 6 मेंबर्ड रिंग के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल बनेगा। यानी कि फिर से बता दें कि सैचुरेटेड फॉर्म जो यानी कि रिंग में किसी तरीके का मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि 5 मेंबर्ड रिंग 6 से ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन जब अनसैचुरेटेड फॉर्म यानी कि रिंग में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वहां पर 6 मेंबर की स्टेबिलिटी 5 के रेस्पेक्ट में बढ़ जाती है। एक एग्जांपल अगर आपको याद हो, वहां पर हम लोग ने देखा था एसी में जब हम लोग यहाँ पर कोई मेटल को जोड़ रहे थे, तो वहां आपने ध्यान दिया होगा कि उस जगह पर आपने देखा होगा कि वहां पर 6 मेंबर्ड जो है एटम इन अ रिंग, यानी कि उसमें रिंग में 6 एटम आपको देखने को मिल रहे थे, यानी कि वहां पर अनसैचुरेटेड होने की वजह से वो 6 मेंबर्ड में जा करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हम लोग यही देख रहे थे कि 5 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी जनरल वे में अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड में ज्यादा देखने को मिलता है और 6 मेंबर्ड रिंग अनसैचुरेटेड में। तो खैर, तो यहाँ पर हम आपको इसीलिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी दिखा रहे थे ताकि आपको ये पता चल जाए कि रिंग की साइज के बढ़ने से क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो मैंने यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट में भी लिखा है कि जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ रही है तो वहां पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। लेकिन हम लोग के दिमाग में तो सिर्फ यही रहना चाहिए कि 5 और 6 मेंबर रिंग जो है बाकियों के यानी बाकी रिंग के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होगा। खैर, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे स्टेबिलिटी वाले फैक्टर पर और डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग शुरू करेंगे साइनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।